नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुरभि योगी। हम चैप्टर कर रहे हैं एम, ऑब्जेक्टिव, मिसकंसेप्शन, ट्रू नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ योगा। ये पार्ट 2 है, इसका पार्ट 1 पहले डाल चुकी हूँ। तो आज हमने स्टार्ट करना है मिसकंसेप्शंस अबाउट योगा से। टुडे योगा हैज़ गेन्ड ट्रीमेंडियस पॉपुलैरिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड has also been subject to many misconceptions based on the practitioners' understanding of the theory and the concept of yoga। कहते ये तो हमें पता है कि योगा काफ़ी पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में, बट इसके साथ साथ, इसकी पॉपुलैरिटी के साथ साथ काफ़ी सारी मिसकंसेप्शंस मीन्स गलत धारणाएं जो है वो आई हैं। तो जैसे जैसे स्टूडेंट्स उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो अपनी थ्योरी, उनकी अंडरस्टैंडिंग से जो भी वो मिसकंसेप्शंस डेवलप करते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, इस पार्ट में फर्स्ट है योग एंड ध्यान आर सेपरेट। फर्स्ट मिसकंसेप्शन है, इसकी क्लैरिफिकेशन दिया है महर्षि पतंजलि। डिस्क्राइब्स योग एज समाधि एंड प्रोपाउंड्स। महर्षि पतंजलि बोलते हैं, बताते हैं कि योग भी समाधि ही है। ठीक है, द अष्टांग योगा विद 8 लिम्स। ये हमें पता है कि अष्टांग योग में योग के 8 लिम्स होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। देयरफॉर ध्यान इज़ अ लिम्ब ऑफ योगा। तो इसमें ये क्लियर बताया गया है कि ये ध्यान जो है एक पार्ट है योगा का, नॉट एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। तो ये योग से अलग नहीं है, उसी का एक पार्ट है। इट इज़ द पेन्युल्टीमेट स्टेट ऑफ समाधि। तो ये भी एक स्टेट ऑफ समाधि है, योग से अलग बिल्कुल नहीं है। ये इसका डायग्राम बना रखा है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये 8 लिम्स हैं, इसी के अकॉर्डिंग वर्किंग होता है। फर्स्ट जो इस साइड के हैं, राइट साइड के, वो एक्सटर्नल डिसिप्लिन्स हैं, और जो इस साइड के, लेफ्ट साइड के, वो इंटरनल डिसिप्लिन्स हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं फिर सेकंड पे। तो जो सेकंड है वो है ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग आर सेपरेट ब्रांचेस ऑफ योग। एक और मिसकंसेप्शन आई है कि ये तीनों, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, वो अलग अलग हैं, सेपरेट है एक दूसरे से। बट इसकी क्लैरिफिकेशन फिर दी गई है, आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, हाउएवर दे आर म्यूचुअली डिपेंडेंट स्ट्रीम्स ऑफ योग। तो वो एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ये तीनों की तीनों। इसका रेफरेंस हमने चैप्टर पीछे कर चुके हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग का। तो उसमें उसकी पूरी डिटेल दे रखी है कि कैसे हम पहले ज्ञान लेते हैं किसी सब्जेक्ट के बारे में, फिर उसके भक्ति करना उसको मतलब कि रिवाइज करते रहना, रिपीट करते रहना, तो उसकी भक्ति आ जाएगी। फिर कर्म योग, फिर उसको हम अपनी डेली रूटीन में कर्म के तौर पे उसे यूज़ करते हैं। तो ये इस तरीके से ये एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये इसकी डिटेल पिछले चैप्टर्स में दी गई है, पिछले वीडियो में, तो आप उसको फॉलो करना। नेक्स्ट जो पॉइंट है थर्ड हमारा, वो है प्रैक्टिस योग इन द मॉर्निंग एंड कर्म योग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। ये भी एक मिसकंसेप्शन ही है कि सुबह सुबह योग की प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद कर्म योग करो रेस्ट ऑफ द डे के लिए। बट इसका क्लैरिफिकेशन भी दिया गया है, दिस स्टेटमेंट इज़ इनअप्रोप्रिएट। ये स्टेटमेंट गलत है, इनअप्रोप्रिएट है, सही नहीं है। परफॉर्मिंग डेली ड्यूटीज़ लाइक एम्प्लॉयमेंट, स्टडिंग, प्लेइंग एंड अदर कस्टमरी एक्शंस कांट बी टर्म्ड एज कर्मयोग। कहते हैं कि डेली का जो भी आप काम करते हो, चाहे वो अपनी जॉब है, चाहे स्टडी है, चाहे खेलना कूदना है, तो उसको हम कर्म योग नहीं बोलेंगे। एज हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड अर्लियर, द टर्म कर्म इन कर्म योग स्टैंड्स फॉर पुण्य कर्म। तो जो कर्म योग का मीनिंग इसमें क्या बताया गया कि पुण्य कर्म करना। एम्प्लॉयमेंट, स्टडी, प्लेइंग, ये तो आप अपने लिए कर रहे हो, दूसरे के लिए क्या कर रहे हो, अच्छा काम क्या कर रहे हो। ठीक है, तो तप, स्वाध्याय और ध्यान, ये तप करना, तपस्या करना, स्वाध्याय को फॉलो करना और ध्यान लगाना। हेंस इफ़ योर एक्शंस इंक्लूड दीज 3 कंपोनेंट्स ऑफ पुण्य कर्म, देन इट मीन्स दैट यू आर एंगेज्ड इन कर्म योग। अगर आप अपनी एम्प्लॉयमेंट में, अपने जॉब में, अपनी स्टडी में, प्लेइंग में, अगर आप तप कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, तो आप उसको कह सकते हो कि हाँ आप कर्म योग कर रहे हो। अदरवाइज वो एक सिंपल एक्शन है जो आप अपनी डेली की रूटीन ज़िंदगी में उसको पूरा करने के लिए करोगे। योगा इज़ नॉट मियरली अ सेट ऑफ फिजिकल और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। ये बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है कि योग सिर्फ कुछ फिजिकल और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज नहीं है। इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। जीवन जीने का एक वे है, तरीका है, विच नीड्स टू बी अडॉप्टेड थ्रू आउट द डे, जो कि पूरा दिन आपको अडॉप्ट करना होता है। एंड नॉट जस्ट फॉर 2 और 3 आवर्स इन द मॉर्निंग, ना कि सिर्फ केवल कि चलो 2 घंटे 3 घंटे प्रैक्टिस की तो ओके बस ठीक है। द मॉर्निंग सेशन
कंस्टिट्यूट्स ओनली द तप पार्ट ऑफ द योग। तो जो मॉर्निंग सेशन में अकेला इसका तप का पार्ट होता है, जिसमें हम आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद और अदर प्रैक्टिसेस ऑफ बॉडी एंड माइंड जो हम करते हैं। बट स्वाध्याय एंड ध्यान आर स्टिल नॉट कंप्लीटेड फॉर द डे। बट फिर भी स्वाध्याय और ध्यान वो तो रह ही जाता है ना, हम कुछ तप के पाठ कर लेते हैं बट स्वाध्याय और ध्यान रह जाता है, तो हम उसे कंप्लीट कर्म योग नहीं कह सकते। ठीक है। फिर है फोर्थ पॉइंट, योग मीन्स आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन एंड अदर फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो मिसकंसेप्शन है। क्लैरिफिकेशन क्या है इसकी, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन एक्सेट्रा आर लिम्स ऑफ अष्टांग योग बट नॉट कंप्लीट योग दैट ऑल्सो इंक्लूड्स यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। सभी को लगता है कि योग का मतलब है केवल कि चलो कुछ आसन कर लिए, प्राणायाम कर लिए, मेडिटेशन कर लिए तो ओके बस यही योग है। बट हमने अष्टांग योग का कॉन्सेप्ट पढ़ा है अभी कुछ पहले ही, मैं बता के हटी हूँ 2 मिनट के उसमें, कि उसमें 8 लिम्स होते हैं योग में। नियम भी होता है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये भी इसी के पार्ट हैं, तो इसको इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट है, फिर ही वो एक कंप्लीट योग कहलाएगा। फिर है 5th पॉइंट हमारे पास, ध्यान, मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन आर द सेम। ये तीनों चीज़ बोलते हैं कि सेम है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे आप इसको मार्क कर लेना, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि जी बताइए आप ध्यान में, मेडिटेशन में और कंसंट्रेशन में क्या डिफरेंस है, तो आपको पता होना चाहिए, आप ये नहीं कहोगे कि तीनों सेम होते हैं। ध्यान मीन्स रिकलेक्ट करना, ध्यान करना, ठीक है, जो भी कंसंट्रेशन है उसको रिकलेक्ट करना। फिर है रिमेंबर एंड कंटेम्पलेट ओवर अ सब्जेक्ट दैट इज़ ईदर हर्ड। तो ध्यान का मतलब है जो भी कोई सब्जेक्ट आपने सुना है, देखा है, कहीं भी है, उसके ऊपर उसको रिकलेक्ट करना, उसको दोबारा से सोचना उसके बारे में, उसको एनालाइज करना भी बोल सकते हैं, सोचना भी बोल सकते हैं। रीड और एक्सपीरियंस, चाहे वो चीज़ आपने देखी है, चाहे सुनी है, चाहे उसको एक्सपीरियंस किया है। एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योगिक ट्रेडिशन इट मीन्स कंटेम्पलेटिंग ऑन द नॉलेज ऑफ वेदास। बट जो हम डेली लाइफ में तो हम इस चीज़ को बोल सकते हैं कि जो भी चीज़ सुना है, देखा है, परखा, एक्सपीरियंस किया, उसको रिकलेक्ट करना। बट जो ट्रेडिशनल मीनिंग है कंटेम्पलेटिंग का, वो किसके बारे में है कि जो नॉलेज आपने वेदास से ली है। जो पहले के टाइम में आजकल की स्टडी तो होती नहीं थी, तो वेद और गीता इनकी स्टडी करवाई जाती थी, वैदिक लिटरेचर होता था, तो वो ध्यान लगा के क्या करते थे, उसी लिटरेचर को अपने को रिवाइज करते थे, रिकलेक्ट करते थे। तो वो क्या मेथड था, फिर वो ध्यान लगाते थे। एंड द टीचिंग्स ऑफ द मास्टर्स, जो भी उनके मास्टर उनको सिखाते थे उसको रिकलेक्ट करते थे। फिर है कंसंट्रेशन मीन्स टू एस्टैब्लिश द माइंड इन वन सिंगल टॉपिक, मतलब कि अपने माइंड को सिर्फ एक सिंगल टॉपिक के ऊपर टिकाए रखना। एंड मेडिटेशन मीन्स एंगेजिंग इन प्रैक्टिसेस ऑफ फोकसिंग द माइंड। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है, अपने माइंड को फोकस करना ऑन एन ऑब्जेक्ट विद एन इंटेंशन टू मेक द माइंड वन पॉइंटेड। मेडिटेशन क्या है, अपने माइंड को वन पॉइंटेडनेस में लेके आना, दैट इज़ मेडिटेशन। तो ये देखो बिल्कुल तीनों अपने आप में अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। फिर है 6th जो पॉइंट है, द यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा इज़ योग। तो ये कहा गया है कि आत्मा और आत्मा का परमात्मा से मिलन है, जो उसी को योग बोलते हैं। क्लैरिफिकेशन क्या है अब इसका, द यूनियन ऑफ आत्मा परमात्मा इज़ नॉट योग, बिल्कुल ठीक है, बट द यूनियन ऑफ सिमिलर धर्म एट्रीब्यूट्स ऑफ आत्मा एंड परमात्मा इज़ योग। तो जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, जो आप धर्म के काम करते हो, वो अगर वो होंगे हमारे अंदर तो हम बोल सकते हैं कि हम परमात्मा से हमारा मिलन है। आत्मा इज़ अल्पज्ञ फाइनाइट, परमात्मा इज़ सर्वज्ञ। तो आत्मा जो है वो फाइनाइट है, लिमिटेड है, पर परमात्मा सर्वज्ञ है, ऑल प्रिवेडिंग है, हमेशा है, हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। आत्मा इज़ एक दही का डिसाइड्स इन वन बॉडी। तो आत्मा बोलता है कि सिर्फ बॉडी में रहता है, वेयर एज परमात्मा इज दही का डिसाइड्स इन एवरी बीइंग। तो ये बताया, डिफरेंस बताया, तो वो एक कभी भी हो नहीं सकते। बट अगर हमारे अंदर वही परमात्मा जैसे एट्रीब्यूट्स आ गए हैं, हम वैसा हमारा नेचर आ गया है हमारे अंदर, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा यूनियन हो जाएगा। आत्मा आर मैनी, परमात्मा इज ओनली वन। तो आत्मा तो कितनी होती है हमें पता ही है यार, परमात्मा एक ही होता है। परमात्मा इज दयावान, क्वालिटीज़ बताई गई हैं कि जो परमात्मा है वो दयावान है, और है कृपावान है, न्याय करते हैं सभी के लिए। व्हेन द आत्मा डेवलप्स सच काइंड ऑफ एट्रीब्यूट्स लाइक दैट ऑफ द परमात्मा,
दैट देन इट इज़ सेड दैट द आत्मा हैज़ गेन्ड परमात्मा तत्व। तो जब ऐसे एट्रीब्यूट्स हमारे अंदर आ जाएंगे, दयावान, कृपावान और न्यायकर्ता जैसे एट्रीब्यूट्स हमारे आ जाएंगे, तो हम कहेंगे कि हमारे अंदर कुछ परमात्मा का तत्व आया है। हम मिल नहीं पाएंगे, थोड़ा कुछ एट्रीब्यूट, कुछ हिस्सा आ गया है। दिस स्टेट इज़ कॉल्ड एज द यूनियन ऑफ इक्वल धर्म ऑफ बोथ, आत्मा और परमात्मा। तो वो जो बैलेंस स्टेट में आ जाएगा तो उसे हम बोलेंगे कि हाँ, अब हमारा मिलन जो है हो गया है। फिर है 7th इसका पॉइंट, मुक्ति कांट बी अटेन्ड इन अ सिंगल बर्थ। ये बताया गया है, तो ये मिसकंसेप्शन भी दूर होगा। मुक्ति कैन बी अटेन्ड इन अ सिंगल बर्थ एज वेल, मुक्ति एक ही जन्म में भी पाई जा सकती है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल्स कर्म, ये सभी के कर्मों पर डिपेंड करता है। तो कर्म भी होते हैं, बताएंगे अब। शुक्ल कर्म मीन्स पुण्य कर्म, दैट इज़ तप, स्वाध्याय और ध्यान। अगर कोई तप और स्वाध्याय और ध्यान फॉलो करेगा तो उसको एक ही जन्म में उसको मुक्ति मिल सकती है। फिर दूसरा कर्म और क्या है, कृष्ण कर्म इज़ द पाप कर्म। कृष्ण कर्म में क्या आता है, सिंफुल एक्शंस, तो वायलेंस होगा, ठीक है, चोरी चकारी करेगा इंसान, उसमें थोड़ा ना उसको मुक्ति मिलेगी। फिर है शुक्ल कृष्ण कर्म आर मिक्सड एक्शन विच इंक्लूड बोथ, इसमें दोनों आ जाएंगे, अच्छे काम भी और पाप कर्म आ जाएंगे। दीज आर द ऑब्वियस एक्शंस ऑफ जनरल पीपल नॉट योगी। तो ये आम जो लोग हैं वो इस तरीके के एक्शंस करते हैं, योगी लोग ऐसे एक्शन नहीं करते। फिर है अशुक्ल अकृष्ण कर्म, ये कर्म जो है ये योगी करते हैं। आर द ऑब्वियस एक्शंस ऑफ द योगी, दिस इज कॉल्ड द निष्काम कर्म और सेल्फलेस सर्विस। फिर बताया गया, इन ऑर्डर टू अटेन मुक्ति वन मस्ट कंटिन्यू टू इंक्रीज द बैलेंस ऑफ शुक्ल कर्म बाय एंगेजिंग इन इंटेंस तप, स्वाध्याय, ध्यान। तो इसमें बताया गया कि अगर किसी ने मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसको इंटेंस, बहुत ही डीप जो है तपस्या, स्वाध्याय और ध्यान करना चाहिए। व्हेन द पर्सन इज वेल एस्टेब्लिश इन डूइंग शुक्ल कर्म देन तप, स्वाध्याय, ध्यान बिकम्स हिज ऑब्वियस एक्शन। कहते हैं कि जब कोई पर्सन इन्हीं तीनों कामों को बार बार करता रहता है तो वो उसके ऑब्वियस एक्शन बन जाते हैं, उसके नेचर में ही वो चीज़ आ जाती है। अ पर्सन इज कॉल्ड अ जीवन मुक्ति योगी, तो वो जीवन मुक्ति योगी हो जाता है। ही इज़ लिबरेटेड फ्रॉम काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर्य एंड कॉन्सिक्वेंटली ऑल हिज एक्शंस आर डिवॉइड ऑफ एनी डिज़ायर। तो वो इस तरीके से जो 6 हमारे दुखों के कारण होते हैं उनसे मुक्त हो जाएगा, तो वो डिज़ायरलेस भी हो जाएगा, उससे कोई इच्छा नहीं होगी। तो डेफिनेटली अगर कोई इच्छा नहीं होगी तो किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। अजीवन मुक्त योगी आफ्टर लिविंग दिस मॉर्टल बॉडी अटेन्स विदेह मुक्ति। तो इस तरीके से ये हमने पहले पढ़ा कि जीवन मुक्ति के बाद ही विदेह मुक्ति मिलती है। तो जब जीवन मुक्त होगा फिर ही विदेह मुक्त होगा और तभी उसको मोक्ष मिलेगा। तो सिंपल वर्डिंग में उन्होंने बता दिया हमें। thus by इंक्रीजिंग पुण्य कर्म वन कैन अटेन जीवन मुक्ति एंड फाइनली विदेह मुक्ति। तो अच्छे काम करने से ही कहते हैं कि मुक्ति मिलेगी, पहले जीवन मुक्त होगा फिर विदेह मुक्त होगा। फिर 8th पॉइंट है, 1 hour ऑफ योग इज़ इनफ फॉर द डे। इसकी क्लैरिफिकेशन भी है, योगा इज़ नॉट मियरली अ सेट ऑफ एक्सरसाइजेज, आसन और प्राणायाम। तो ये बताया कि योग का मतलब केवल कुछ आसन और प्राणायाम करना ही योग नहीं कहलाता। इट इज़ अ लाइफ स्टाइल विच नीड्स टू बी अडॉप्टेड थ्रू आउट द डे। तो इसकी जो ये एक लाइफ स्टाइल है जो हमें पूरा दिन अडॉप्ट करके रखना चाहिए। सो प्रैक्टिस द वेरियस डायमेंशंस ऑफ योग, जैसे कि नियम को भी फॉलो करो, आसन प्राणायाम भी करो, प्रत्याहार धारणा भी करो, ध्यान और समाधि भी करो, ठीक है, तो ही ईश्वर साक्षात्कार मिलेगा। फिर है 9th पॉइंट, योग इज़ द अल्टीमेट डिस्कवरी ऑफ हिंदूज टू द वर्ल्ड। ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि जो योग है वो हिंदुइज्म से आया है। तो इसकी क्लैरिफिकेशन क्या है, ऑल नॉलेज एंड विजडम इज इन एवरी डिसिप्लिन वाज propounded बाय ईश्वर थ्रू अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा। तो ये हमें पता ही है कि ईश्वर के थ्रू जो ये ऋषि थे इनके द्वारा फिर ये जो नॉलेज थी वो आगे डिस्ट्रीब्यूट हुई। ऋषिज इन द 4 वेदास, जो वेदास में बताए गए हैं वही वो हैं। और हमें हमारे जो वेद हैं, जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें ही योग की नॉलेज दी गई है। द नॉलेज ऑफ योग हैज़ इट्स ओरिजिन इन ऑल द 4 वेदास। ये हमें पता है कि जो योग के बारे में डिटेल है
इसके ओरिजिन के बारे में बताया गया, वो सब कुछ वेदों में हमारे लिखा हुआ है। हैंस इट कैन बी इन्फर्ड दैट योग इज़ द विजडम फ्रॉम ईश्वर एंड ऋषि अंडरस्टूड द सीक्रेट ऑफ योग। तो ये जो योग का कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से है? ईश्वर के थ्रू आया और ऋषिज ने इसका कॉन्सेप्ट को समझा, इसके सीक्रेट्स को समझा। दे एक्सपेरिमेंटेड, एक्सपीरियंसड एंड एक्सप्रेस्ड इट। उन्होंने इसके ऊपर वर्क किया, एक्सपीरियंस लिया और फिर एक्सप्रेस किया। फिर ही इसका जो है प्रचार, जो हम बोलते हैं कि दुनिया में फिर इसका प्रचार हुआ। देयरफॉर योग हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेदास। तो वेदास से ओरिजिनेट हुआ है। इट इज़ यूनिवर्सल, एटर्नल एंड ऑल एनकम्पासिंग। एनी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस दैट हैज़ दीज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड योग। तो जिसमें भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो योग कहलाएगा। द कंसेप्ट ऑफ संप्रदाय, जो संप्रदाय का कॉन्सेप्ट था, सो कॉल्ड रिलीजन, इन्होंने बताया गया, साथ में बताया है, केम इन टू एग्जिस्टेंस मच आफ्टर द वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड के बहुत ही टाइम बाद कॉन्सेप्ट आया था रिलीजन का, जो आज के टाइम पे है रिलीजन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का। ठीक है, तो ये बहुत पहले आया था। तो हम इसे ऐसे नहीं बोलेंगे कि योग का जो कॉन्सेप्ट है वो हिंदुइज्म से आया। तो ये बिल्कुल ही स्टेटमेंट देखो, अब इसका क्लैरिफिकेशन मिल गया। सो इट कैन बी इजिली concluded that yoga does not belong to any particular religion, it is for the benefit of all। तो ये सभी के बेनिफिट के लिए बना था, इसमें कोई किसी रिलीजन का हम प्रॉपर नाम नहीं ले सकते। फिर है हमारे पास 10th पॉइंट। इसमें क्या बात कर रहे हैं? योग एस्पिरेंट मस्ट अबाइड इन रिचुअल्स लाइक पूजा पाठ। तो ये भी बताया गया है कि भाई जो लोग योग से जुड़े हैं उन्हें तो पूजा पाठ करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। वो वैसे ही कपड़े डालेंगे कि देख के पता लग जाए भी कि वो योगी है। ये भी इसका क्लैरिफिकेशन आएगा। रिचुअल्स लाइक पूजा पाठ हैज़ नथिंग टू डू विद योग। तो कहते कि योग में पूजा पाठ का कुछ ऐसा कोई खास वो नहीं है कि किसी को फॉलो करना ही करना है पूजा पाठ। द वेदास रेकमेंड द उपासना। तो वेदास में क्या रेकमेंड किया गया है कि उपासना करो ऑफ ओनली ईश्वर एंड महर्षि पतंजलि हैज़ सजेस्टेड द मीनिंगफुल रिसाइटेशन ऑफ ओम। तो इसमें केवल उपासना की बात की गई कि उपासना करो, और महर्षि पतंजलि ने क्या बताया कि ओम का जाप जो है वो करना चाहिए। ईश्वर्स नेम होता है ना ओम, ईश्वर का नाम है ओम, एज द उपासना विधि के तौर पे बार बार जप करना, जाप करना। इन एडिशन टू इट पूजा पाठ शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद भक्ति इधर। तो कहते कि पूजा पाठ को भी भक्ति का नाम नहीं लेना देना चाहिए। उपासना करना अलग बात है, भक्ति करना अलग बात है। भक्ति इज़ टू अबाइड इन द टीचिंग्स ऑफ ईश्वरा। भक्ति का मतलब क्या है कि जो भी टीचर ने आपको बताया, जो ईश्वर ने आपको बताया उनको फॉलो करना। ये वेद के अकॉर्डिंग है, हमारे वेदास के अकॉर्डिंग। फॉर भक्ति श्रवण मनन निधि ध्यासन ऑफ द वेदास, वैदिक लिटरेचर एंड टीचिंग ऑफ द मास्टर्स इज नेसेसरी। कहते कि अगर आप भक्ति करना चाहते हो तो श्रवण मनन निधि ध्यासन, ये तीनों कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़े हैं, तो आप इसको रिवाइज करते होगे। आपको अब इसका मीनिंग शायद ध्यान में आ गया होगा कि क्या मीनिंग है। तो अगर हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे, वेदास को, वैदिक लिटरेचर को, टीचिंग ऑफ द मास्टर को, तो हम कहेंगे कि हाँ हम भक्ति कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 11th। महर्षि पतंजलि डिस्कवर्ड योग। तो इसका भी क्लैरिफिकेशन मिलेगा। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि योग जो है ईश्वर के थ्रू आया है, तो इसमें हम ईश्वर के का ही मानते हैं कि ईश्वर के थ्रू आया, तो महर्षि पतंजलि का नहीं है, उन्होंने कोई ये कॉन्सेप्ट नहीं लेके आए, बट पॉपुलर जो है इन्होंने किया था, तो बात अलग है, दोनों में डिफरेंस है। क्लैरिफिकेशन, योग इज फ्रॉम ईश्वर। Various principles and practices concerned with yoga are already described in the Vedas and Upanishad। तो योग जो है फिर से वही बात है कि वेदास और उपनिषद में इसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी था, तब महर्षि पतंजलि नहीं थे। तो मीन्स इसका मतलब क्या है कि ईश्वर के द्वारा दी गई नॉलेज है योग। दिस नॉलेज ऑफ योग वाज एट इट्स पीक ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। तो योग की जो नॉलेज थी वैदिक पीरियड के टाइम में बहुत पॉपुलर थी, बट unfortunately in that period yoga was adulterated with questionable theories and remained a subject of mystery। तो उस समय में भी मतलब वो होता है ना, किसी अच्छी चीज़ को बिगाड़ने में
कुछ एलिमेंट्स काम करने लग जाते हैं, तो वो चीज़ हो गया था, ठीक है। महर्षि पतंजलि वाज द फर्स्ट वन ऑफ द प्योरीफाई योग विद्या फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ अडल्ट्रेशन। तो महर्षि पतंजलि ने फिर सब कुछ क्लैरिफाई किया, योग विद्या को सॉर्ट किया और एक सूत्र में बांध दिया। तो महर्षि पतंजलि का फिर योग सूत्र के नाम से जो बुक उन्होंने वो लिखी थी। He encapsulated the entire योग विद्या and presented them chronologically in 195 sutras। तो उन्होंने सभी योग की पूरी नॉलेज को इकट्ठा किया और उसके सूत्र बनाए 195 मास्टरपीस योग सूत्र। तो उसका नाम योग सूत्र है। इवन टुडे योग सूत्र continues to be the best book to understand एंड प्रैक्टिस द एटर्नल योग विद्या प्रोपाउंडेड बाय द ईश्वर। तो आज के समय में भी योग सूत्र जो पतंजलि जी की बुक है उसको रेकमेंड किया जाता है, वही बेस्ट मानी गई है कि अगर किसी ने योग की स्टडी करनी है, इसके बारे में जानना है, तो उसी बुक को फॉलो करें। नेक्स्ट है 12th पॉइंट, योग इज़ फॉर भोग। क्लैरिफिकेशन, द पर्पस ऑफ योग इज़ टू अटेन समाधि विच मीन्स टू अंडरस्टैंड एंड नो थिंग्स एज दे ट्रूली आर। तो इसका मतलब क्या है, योग का पर्पस है कि समाधि अटेन करना है, मतलब कि जो चीज़ जैसे है उसको वैसे ही समझो, कोई मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई अच्छा बुरा कहने की ज़रूरत नहीं है। एज अ योग साधक प्रोग्रेसेस इन द योग एंड स्टार्ट्स टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ योग एंड live his life accordingly, he starts to understand the true nature of things around him। तो जैसे जैसे वो कॉन्सेप्ट को समझता जाता है, उसे सारी चीज़ें क्लियर होती जाती हैं। ही enjoys things but does not over indulge in them। वो लाइफ की सभी बातों को समझता है, इंजॉय करता है, बट उनमें इन्वॉल्व नहीं होता, इंडल्ज नहीं होता। ही अंडरस्टैंड्स द कंसेप्ट ऑफ तीन तख्तेना भुंजी थह दैट इज़ भोग कंज्यूम बट बाय शेयरिंग इट विद अदर्स। कहते कि भोग लो तो सही बट सभी के साथ बांट के। दैट इज़ वाई अवर ऋषिज हैव गिवन प्राइम इम्पोर्टेंस टू यज्ञ। तो इसीलिए हमारे जो ऋषि हैं यज्ञ का बात कॉन्सेप्ट लेके आए, सेक्रीफाइस का। एंड दस एडवोकेटेड द 5 टाइप्स ऑफ यज्ञ। वो बताया गया है कैसे अतिथि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ या पितरों के लिए यज्ञ होता है जैसे, है ना। सो इट इज़ क्लियर दैट द पर्पस ऑफ योग इज़ नॉट भोग। योग का पर्पस भोग नहीं है, ठीक है, बल्कि भोग अगर आप लेते भी हो तो उसको सभी के साथ शेयर करो। योग क्योर्स डिजीजेज, ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि योग से सभी की प्रॉब्लम्स, बीमारियां दूर हो जाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। सुनो कैसे, क्या क्लैरिफिकेशन है इसकी। परफॉर्मिंग आसन, प्राणायाम एंड योगिक क्रियाज डज नॉट क्योर्स डिजीज बट लिविंग अ योगिक लाइफस्टाइल लिबरेट्स वन फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिजीज एंड सोरोस। कहते कि आपकी बीमारियों से आप नहीं ठीक हो सकते, क्योर नहीं करेगा उसको, बट अगर आप योगिक लाइफस्टाइल फॉलो करते हो तो आप इन बीमारियों से दूर भी हो सकते हो। ऐसे नहीं होता ना कि जैसे आजकल क्या होता है कि लोग करते हैं 2-3 महीने योगासन किया, योग को फॉलो किया, उसके बाद छोड़ देते हैं कि चलो ठीक है अब तो सब कुछ सेट रहेगा, ठीक रहेगा। ऐसे नहीं होता, एक अपना लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना पड़ता है, फिर ही आप उससे अपनी ऑल काइंड ऑफ सोरोस से, डिजीज़ हैं उससे बच पाओगे, एक योगिक लाइफस्टाइल अडॉप्ट करोगे जब। फिर है योग इज़ ओनली प्रैक्टिकल नॉट थ्रेटिकल। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, सभी को लगता है कि योग का मतलब है बस कुछ आसन और प्राणायाम, तो ऐसा नहीं है। क्लैरिफिकेशन है, इट इज़ अ widespread misconception that a योग साधक does not need to engage in स्वाध्याय means study of Vedas, Upanishad and other Vedic literature। तो उसे वेदास उपनिषद पढ़ने की जरूरत नहीं है। They consider योग as only आसन, प्राणायाम and certain mind body exercises, but the reality is that स्वाध्याय means कि वेदास की स्टडी करना, उपनिषद पढ़ना, वैदिक लिटरेचर पढ़ना, वो भी सबसे बहुत ज़्यादा जरूरी है योग के अंदर। दैट इज़ वाई महर्षि पतंजलि हैज़ इंक्लूडेड स्वाध्याय अंडर नियम इन अष्टांग योग। तो उन्होंने स्वाध्याय का स्पेशल पॉइंट रखा है नियम के अंदर अष्टांग योग के, ठीक है। नेक्स्ट है, अ योग साधक नीड टू फॉलो स्पेसिफिक काइंड ऑफ ग्रूमिंग एंड ड्रेसिंग। तो ये बताया गया है कि चलो मैं इसका ऊपर से बता देती हूँ, काफ़ी डिटेल चल रही है। तो इसमें बताया गया कि योग साधक को कहते हैं कि स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्लोथिंग और ड्रेसिंग करनी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो योग कर रहा है वो अपने कंफर्टेबल कपड़े पहने जैसे उसको ठीक लगते हैं, ठीक है।
कंफर्टेबल कपड़े, अब कोई है सूट साड़ी में भी योग कर लेता है, कोई है जीन्स में भी कर लेता है, बट बात होती है कंफर्टेबल की, जो जैसे कंफर्टेबल कपड़ों में वैसे उसमें योग कर सकता है। नेक्स्ट इज योगी शुड हैव अ स्लिम बॉडी। ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि जो भी व्यक्ति योगी है, कोई योगा टीचर है, तो सब उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक स्लिम बॉडी का हो, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चाहे आप इसकी डिटेल पढ़ लेना, मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या लिखा है। इसमें बताया गया कि कुछ जो योगी होते हैं वो आसन प्राणायाम की प्रैक्टिस से ज़्यादा वो ध्यान में अपना फोकस करते हैं, वो ध्यान ज़्यादा करते हैं। तो जब कोई योगी ध्यान ज़्यादा करता है तो उससे क्या होता है, उसकी सिटिंग ज़्यादा है, तो इस वजह से वो ज़्यादा आसन प्राणायाम कर नहीं पाता। इस वजह से उसकी जो बॉडी है बल्कि थोड़ी हैवी हो जाती है। तो ये बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है कि वो स्लिम बॉडी का हो, जैसे कि इस लाइन में लिखा है ना, कहाँ है ये लाइन, yes, this is that is why it is seen that many of the yogis have bulkier body. It is not that they are not adhered to the yogic lifestyle. इसका मतलब ये नहीं है कि वो योगिक लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करते, इट इज़ बिकॉज दे हैव रीच्ड हायर लेवल इन द साधना, क्योंकि वो साधना ज़्यादा करने लग जाते हैं और उनका प्राणायाम और आसन की तरफ वो कम प्रैक्टिस करते हैं, तो इस वजह से वो बॉडी उनकी हैवी और बल्कि हो जाती है। फिर है 17th पॉइंट, इसमें क्या बताया, अ योग साधक नीड्स टू रिनंस होम एंड पर्सनल रिलेशंस। कहते ये भी बात की गई है कि जो भी कोई योग साधक है उसे अपना घर और अपने पर्सनल रिलेशंस है, अपने जैसे घर परिवार जो है त्यागना पड़ता है। कहते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइफ में एक बैलेंस होना चाहिए, आप बैलेंस करो अपने योग साधना को और अपने परिवार को, तो डेफिनेटली आप फिर भी आप जो है मुक्ति पा सकते हो। ये पॉइंट भी बिल्कुल क्लियर है, आप इसको रीड करोगे आपको पता लग जाएगा। फिर है 18th पॉइंट, योग शुड बी अवॉइडेड बाय एक्सपेक्टेंट मदर्स। तो ये बात की गई है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको योग नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बट एक इसमें पॉइंट जो है क्लियरली बताया गया कि जो प्रेग्नेंट लेडी होगी वो योग की प्रैक्टिस हमेशा योग टीचर की गाइडेंस के अंदर ही करे, ऑनलाइन इन द सेंस कि जैसे यूट्यूब पे वीडियोस देख के और इस वे से नहीं करनी चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस से वो करनी चाहिए। और कुछ आसन होते हैं कि जो प्रेगनेंसी में नहीं करने होते, कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, तो इसलिए प्रॉपर गाइडेंस से ही उसको करें। और कुछ आसन ऐसे भी हैं प्रॉपर, जैसे बताए गए हैं डूइंग बटरफ्लाई एक्सरसाइज, आसन लाइक वक्रासन, उक्तासन, प्रवर्तासन मेक्स इट्स इजी फॉर द नॉर्मल डिलीवरी। कुछ आसन ऐसे भी वो नॉर्मली करे, मतलब बॉडी अच्छा डिलीवरी के लिए अच्छा रेडी प्रिपेयर हो जाती है, ठीक है। फिर है 19th पॉइंट, पीपल हु हैव नो आइडिया अबाउट योग आर आल्सो लिविंग लॉन्ग लाइफ्स। डूइंग योग इज़ अ प्लस मैटर बट इट इज़ नॉट एवरीथिंग। तो ये भी बताया कि बात करते हैं कि जो भाई लोग योग नहीं करते तो वो भी तो लंबी ज़िंदगी जीते ही हैं, तो क्या इसमें डिफरेंस क्या आएगा। तो क्लैरिफिकेशन देखो, अब इसका सुनो, एक आंसर है जो आपको मिलेगा, जो आपने रेडी करना है किसी को देने के लिए। आप बता सकते हो कि क्यों हमें योग करना चाहिए। देर आर सो मैनी पीपल हु हैव नो आइडिया अबाउट योग बट दे आर स्टिल लिविंग अ लॉन्ग लाइफ। तो हैं ऐसे लोग होते हैं कि जो योग नहीं करते बट स्टिल लंबी आयु है उनकी। बट द क्वेश्चन दैट अराइजेज इज दैट आर दे लिविंग होलिस्टिकली, क्या वो अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। ऑब्वियसली द आंसर इज नो, ठीक है। बट इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट दैट योग नॉट ओनली हेल्प्स पीपल टू लिव लॉन्गर बट इट ऑल्सो हेल्प पीपल टू बिकम हेल्दियर। जो पर्सन है योग करने से फिजिकली फिट भी होता है, मेंटली साउंड होता है, सोशली एम्पैथेटिक होता है, इंटेलेक्चुअली रैशनल होता है, स्पिरिचुअली एनलाइटेंड होता है। तो ये बाकी आम लोगों से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, इसीलिए बोला जाता है कि योग करो। लंबी ज़िंदगी होना मतलब कहते हैं कि अच्छी ज़िंदगी हो चाहे कम हो, बट अगर लंबी ज़िंदगी है तो हेल्दी और फिट फाइन तो होना चाहिए ना, इसलिए। Another important thing is that it is the best way to gradually awaken one's consciousness. तो जो एक पर्सन की खुद की कॉन्शियसनेस है उसको जानना तो वो योग से ही होगा। योग एड्स वैल्यू इन द प्रैक्टिशनर्स लाइफ, योग हेल्प्स टू एक्सपीरियंस ब्लिस इन द लाइफ, प्रैक्टिस योग एंड अचीव होलिस्टिक हेल्थ। सिंपल बताया गया कि जो लोग इसको एक्सपीरियंस करते हैं ना उन्हीं को पता है, ये बातों से नहीं समझ पाते।
ठीक है। तो नेक्स्ट है 20th पॉइंट। इसमें बताया है डूइंग योग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अ रैबिट लिव्स फॉर 15 years spite of being very physically active, whereas the tortoise lives for more than 300 years in spite of being least active physically. So be lazy, enjoy a long life. तो इसमें एक कॉन्सेप्ट और भी देखो आ गया कि बात की गई कि जो रैबिट है इतना एक्टिव है, फिजिकली फिट होता है और फिजिकली एक्टिविटीज़ करता है, फिर भी 15 साल जीता है। बट एक जो वो है टॉर्टवाइज है, खरगोश सॉरी कछुआ है, वो 300 साल जीता है और लेज़ी होने के बावजूद भी वो 300 साल जी लेता है। अब इसका क्लैरिफिकेशन क्या है? लाइफ इज़ नॉट मेजर्ड इन ईयर्स और एज बट बाय द नंबर ऑफ ब्रेथ्स। ठीक है, तो इसमें बताया कि एज में वो नहीं गिना जाता, बट इससे डिपेंड करता है कि आप सांस कितने ले रहे हैं। सो व्हाट मैटर्स इन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ योर ब्रेथ। तो जो मैटर करता है वो हमारी सांस से इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे बताया जाता है ना कि लंबी सांस लो, गहरी सांस लो, वो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। और जो आपने सुना होगा कि जो मेडिटेशन, ध्यान, योग की प्रैक्टिसेस में इंडल्ज होते हैं तो वो काफ़ी काम होते हैं। काम होने का मतलब क्या, वो बहुत ही स्लो ब्रीदिंग करते हैं। तो जो सांस देखो, सांसें जितनी लिखी हैं उतनी तो कंप्लीट करनी है, बट अगर आप उस प्रोसेस को स्लो कर दोगे तो अपने आप ही डेफिनेटली एज बढ़ती जाएगी ना। तो ये कॉन्सेप्ट उसी के रिलेटेड है। इट डज़ नॉट मैटर हाउ मैनी माइल्स यू रन, how many hours you exercise, see the difference. The breathe rate of the rabbit is 30 to 60 breath per minute and the breath rate of tortoise is 4 times per minute. तो ये डिफरेंस बताया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ मिसकंसेप्शंस थे, आप इसको रीड आउट करना। आपके भी कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे, तो आप अब अपने फ्रेंड्स को आंसर दे सकते हो कि कैसे वो योग को, जो उनके मिसकंसेप्शंस होंगे, जो गलत थॉट है, तो उसको सही करें। तो हम कर रहे थे BYG 001 इंट्रोडक्शन टू योगा एंड योगिक टेक्स्ट। फर्स्ट पार्ट की हमने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट वीडियो डाल दिया था, वो मैं आपको उसका लिंक डाल दूँगी और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सुरभि योगी चैनल का नाम है, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा ताकि और यूज़फुल वीडियोस आपको मिल सकें। और बहुत ही जल्दी मैं एग्ज़ाम जो है इग्नू का जो स्ट्रेटजी प्लान करेंगे, मैं बताऊंगी कि कैसे एग्ज़ाम देना है, उसकी स्ट्रेटजी बताऊंगी, उसकी वीडियो अपलोड करूंगी। तो स्टे ट्यून्ड एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।